हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का पहला पहला नया नया चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम शब्द उठा लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, यानी कि संभालना। ठीक है, क्या चीज़ संभालनी? अपनी डे टू डे का काम संभालना, है ना। आप एक स्टूडेंट हो, आपको काफ़ी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, जैसे कि अपना स्कूल का काम हो गया, ट्यूशन जाते तो ट्यूशन का काम, कभी कभी खुद भी पढ़ लेते तो उसका काम, थोड़ा बहुत घर की हेल्प भी कराते हो, है ना। और भी अगर आपके कोई प्रायोरिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट है, उन चीज़ों को भी संभालना। हमारी मम्मी है, कितने सारे काम को संभालती हैं, मैनेज करती हैं। तो और अगर मान लो कोई कंपनी है, मैं बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। अब कोई कंपनी है, कोई कंपनी एक वो कंपनी क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या फिर सर्विसेज को रेंडर करना है लोगों में, है ना। तो वो कंपनी कुछ गोल सेटअप करती है कि अगर हम इन गोल्स को अचीव करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो उन गोल्स को कैसे पहुंचना, उन गोल्स तक कैसे उन्हें अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट लगती है ना। हर जगह पर, चाहे वो इंसान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई काम है, या फिर कुछ भी है, XYZ, वहाँ पर आपका मैनेजमेंट लगता ही लगता है। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट होती क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी एक कंपनी के लेवल पर। वो चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोनों को फॉलो कर लेना। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस? कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो पूरी हो जाए, है ना। गेटिंग थिंग्स डन। किस एम के साथ, किस मकसद के साथ? कि हमारी जो कंपनी है उसने जो गोल सेटअप किए हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो जाएं। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है कि कंपनी के जितने भी गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं, कंपनी का काम पूरा हो जाए, वो भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये इफ़ेक्टिवली क्या होता है? क्योंकि इफ़ेक्टिवली के अंदर टी आता है, मतलब ये टाइम से कनेक्टेड है, और एफिशिएंट में सी आता है, तो ये कॉस्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, लो कॉस्ट से। तो वही चीज़ें आ गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है, इसके अंदर सी है, यानी कि हम कोई भी काम को पूरा कर रहे हैं लो कॉस्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ? लो कॉस्ट के साथ, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके। वहीं अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, तो इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? कि हम कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से आते हैं हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे सारे काम हो जाते हैं, कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं, मकसद हैं, वो भी अचीव हो जाते हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली यानी कि सही टाइम पे, और एफिशिएंटली यानी कि लो कॉस्ट के साथ, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। कि मतलब रिसोर्सेज, साधनों का भी वेस्टेज ना हो, जितनी यूज़ है रिसोर्सेज की उतनी ही यूज़ हो। तो ये 4-5 चीज़ें मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बताओ ये एफिशिएंसी है या फिर एफिशिएंट है ना। तो पहला है, जैसे कि रोहिणी है, उन्होंने प्रिपेयर किया है एक डॉक्यूमेंट कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ना। लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे से आगे, मतलब बोर्ड मीटिंग के आगे, उस रिपोर्ट को टाइम पे प्रेजेंट नहीं कर पाई या फिर कंप्लीट नहीं कर पाई। तो क्या बताओ कि रोहिणी जो है वो एफिशिएंट है या फिर इफेक्टिव है? ठीक है, तो वो एफिशिएंट तो है कि मतलब लो कॉस्ट में काम तो कर रही है, पर वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो टाइम पे नहीं सबमिट कर पाई ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो, बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम। की जो रोडवेज है वो टाइम के साथ साथ गुड्स तो डिलीवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज कर रहे हैं मिस्टर सिंह से, लेकिन गुड्स जो हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, तो ऑब्वियसली वो एफिशिएंट तो नहीं है। एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर फीचर्स बोलो, एक ही होता है, और मैनेजमेंट के हमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं? 6। तो सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब क्या होता है कि हमारी कोई कंपनी है, उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा, तभी तो सेटअप हुई है। तो कंपनी के खुद के गोल्स हैं। अब वो गोल्स कैसे अचीव हो पाएंगे? अगर हम संभालेंगे काम को टाइम टू टाइम, है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि कंपनी के जितने भी गोल्स हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा अचीव किए जा सकते हैं। ठीक है, और देखो मैनेजमेंट परवेजिव है। परवेजिव मतलब ये यूनिवर्सल है इस नेचर में। मतलब आपकी कोई कंपनी है वो इकोनॉमिक है,
सोशल है, पॉलिटिकल है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना ही उसका साइज़ है, छोटी सी है 50 गज की, बहुत 50,000 गज की ज़मीन पर है, कितना ही उसका साइज़ है, कोई भी उसका नेचर है, कोई भी उसकी लोकेशन है, हर जगह पर इवन आपकी डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट यूज़ होता है। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मल्टी डायमेंशनल यानी कि इंसान है, काम है, ऑपरेशंस हैं, हर जगह पर मैनेजमेंट यूज़ होगा, मल्टी डायमेंशनल है। कंटिन्यूअस है, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो ये हर लेवल पे, हर फंक्शन पे मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, हर जगह, हर लेवल पे, हर फंक्शन पे मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर अंदर, हर एक को अपने लेवल पे मैनेजमेंट आनी चाहिए, हर एक अपना काम मैनेज करता है टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इज बदलाव आते रहना। अब ऐसा तो है नहीं कि समाज में चेंज नहीं आएगा, समाज में चेंज आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। तो मैनेजर्स को क्या करना होता है? उस चेंज को पहचानना होता है मार्केट में और उसके रिगार्डिंग काम करना होता है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदला जाता है और तभी एक कंपनी जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाती है ना। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स को ये दिखने लग गया था कि इंडियन का जो मार्केट है वो स्पाइसी ज़्यादा पसंद करता है और हम जो है वो सादा बर्गर सर्व कर रहे हैं। तो मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर में भी थोड़ा सा स्पाइसी टच लाना स्टार्ट कर दिया, तभी वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। ओके। इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन जिसका असर हम फील कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट है, तो अगर आप हर चीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहे हो, मैनेज करके चल रहे हो अपना काम, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आपको वो दिखेगा तो नहीं लेकिन आपको वो रिजल्ट जो है वो देखने को मतलब फील करने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपकी सेल्स बढ़ गई, इस तरीके से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मकसद क्या उसका, है ना। दूसरा सोशल और तीसरा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हमारी कंपनी है उस कंपनी के मकसद को फॉलो करना, है ना, उसको, उसके गोल्स को अचीव करना। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है। सर्वाइवल यानी कि मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो पॉजिटिव डिसीजन ले ताकि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे मार्केट में टिक जाए। ठीक है। पूरे मार्केट में टिक जाए, सर्वाइव कर पाए, टिकने के साथ साथ वो प्रॉफिट भी बना पाए, है ना। और प्रॉफिट बनाएगी तो हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करवाएंगे, एक्सपेंशन करवाएंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, और ये करवाएगा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ सोसाइटी के लिए भी काम करे, जैसे कि सोसाइटी को ज़्यादा प्रदूषण ना प्रोवाइड करे वो, है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज़ करे, जो मतलब सोसाइटी के डिसएडवांटेज सेक्शन है जिसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, बच्चों को फ्री स्कूलिंग की या फिर कुछ कुछ ऐसे चीज़ों की वो प्रोवाइड करे फैसिलिटीज़, है ना। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको बेनिफिट्स दे, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करे हमारी कंपनी, हमारा कंपनी का मैनेजमेंट। और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो वो ये चाहते हैं ना कि हमारा भी थोड़ा उद्धार हो, हमारा भी थोड़ा भला हो इस कंपनी से। तो कंपनी को ना एम्प्लॉय से थोड़ा पूछना चाहिए कि तुम खुश हो यहाँ पर काम करके या फिर नहीं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की नीड है या नहीं। तो जो जेन्युइन कंसर्न लगे उसको कंपनी को पूरा करना चाहिए एट पर्सनल एम्प्लॉय लेवल। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैनेजमेंट के तो हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे, है ना, अपने काम को क्या संभालेंगे। ठीक है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट, ये देखो। सबसे पहले तो अचीविंग द ग्रुप गोल्स। क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं ग्रुप्स में, है ना, और अचीव तो उन्हें कंपनी का गोल ही करना है। तो फिर वो ग्रुप्स में मिलते हैं, टीम वर्क होता है,
सब के सब इकट्ठे काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन होता है ग्रुप में, टीम वर्क होता है, मैनेजमेंट की वजह से होता है वो, है ना? मैनेजमेंट और जो मैनेजर्स होते हैं वो कॉमन डायरेक्शन दिखाते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स उनको कॉमन डायरेक्शन दिखाते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, ताकि हम कंपनी के जितने भी ओवरऑल गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएँ। सो दैट्स व्हाई फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखो, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है? लो कॉस्ट में काम करना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना? तो मैनेजमेंट जो होती है वो इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को, ठीक है? और रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना मतलब कि उसकी वेस्टेज ना करना, है ना? और कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन को बढ़ा देना, ठीक है? तो वो मैनेजमेंट की वजह से होता है। इन क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंपनी या फिर हमारा इन्वायरमेंट स्टैटिक है, एक ही जगह टिका रहता है और एक ही चीज़ें फॉलो करता है। बहुत सारे डेली के डेली बदलाव आते हैं, दुनिया बदलती है एक एक सेकंड में, है ना? तो उन बदलाव को ध्यान में रख के अपनी बिजनेस को रन करना वो मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जेन्युइन कंसर्न्स को सुनना और उनको हेल्प करना, वो भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट की वजह से ही हम सोसाइटी के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट कर पाते हैं और सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ इन रिटर्न दे पाते हैं, जैसे कि लाइक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, है ना? कुछ एडल्ट्रेशन वगैरह ना करना, होर्डिंग ना करना, इस तरीके से। और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना और नए-नए क्वालिटी के गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है? अब हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट, मैनेजमेंट इज़ साइंस, मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन, ठीक है? आर्ट क्या होती है? अब ये मत कहना कि ड्राइंग होती है। आर्ट जो है उसके अंदर स्किल्स चाहिए होती हैं, है ना? ड्राइंग ही लगा लो, उसके अंदर भी तो स्किल्स चाहिए, है ना? और ड्राइंग का करने का लेवल हर एक इंसान का अलग है। मैं जो हूँ, मैं अलग टाइप की ड्राइंग करूँगी, आप अलग टाइप के, कोई और अलग टाइप की करेगा ड्राइंग। तो आर्ट जो है वो उसके अंदर स्किल्स चाहिए आपको। दूसरा, ये पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड मतलब कि हर एक इंसान इसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, ये होती है आर्ट। आर्ट के अंदर पढ़ाई होती है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, ये होती है आर्ट। अब आर्ट के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं यहाँ पे, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि आप कोई भी आर्ट लगा लो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट ही हैं। आर्ट और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सब चीज़ें आर्ट में ही तो आती हैं। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब चीज़ें भी आर्ट्स में आती हैं। तो इन सब का एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, इन सब के ऊपर प्रॉपर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो एक तो ये फीचर हो गया आर्ट का। दूसरा, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब हर कोई इसको एक अलग अलग नज़रिए से देखता है। हर एक के पास एक अलग कैपेसिटी होती है कि वो उस आर्ट को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये पर्सनलाइज्ड चीज़ हो गई। और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर भी बेस्ड होती है कि उसने अगर थ्योरेटिकल नॉलेज पा ली तो अब वो उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आ रहा है, रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर रहा है ना? तो ये जो आर्ट के फीचर्स हैं, क्या मैनेजमेंट के भी यही सारे फीचर्स हैं? सो येस, मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स, लिटरेचर्स लिखी हुई हैं। हर एक मैनेजर का मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का एक अलग अलग तरीका होता है, यानी कि पर्सनलाइज कंसेप्ट भी है ना? और मैनेजमेंट को हम एप्लीकेशन में भी लेके आते हैं, मतलब रिटन पार्ट को अप्लाई करते हैं हम। तो येस, सारे के सारे जितने भी आर्ट्स के फीचर हैं, मैनेजमेंट के भी वही सारे फीचर्स हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को एज आर्ट कह सकते हैं। ये ओके, सो मैनेजमेंट एज अ साइंस अब हम पढ़ते हैं। तो साइंस क्या होती है? साइंस एक ऐसी स्टडी होती है जो कि प्रैक्टिकल्स, ट्रुथ, यूनिवर्सल होती है साइंस। मतलब इसके जो लॉज होते हैं वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ये ट्रुथ के ऊपर होती है बेस्ड, और ये साइंटिफिकली प्रूवन होती है। इसको कहीं भी हम टेस्ट कर सकते हैं और किधर भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आगे देखो साइंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो साइंस का पहला फीचर क्या होता है कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऑब्वियसली साइंस में तो भर भर के नॉलेज हमें मिलती है ना, कितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके अंदर। आपने वो मैग्नेट वाला भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो 10th क्लास में ऑनियन पील वाला भी बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना? कितने सारे एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट होते हैं, कितने सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं ना। तो साइंस एक सिस्टमैटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब आगे देखो और क्या क्या साइंस में। अब साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है साइंस में ऐसी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब क्योंकि ये प्रूवन है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है, तो पूरा ग्लोब इसको मानता है, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट भी ये सारे फंक्शंस को क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? ऑब्वियसली नॉट। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन इसके जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो टाइम टू टाइम हमें बदलते रहने पड़ते हैं, ठीक है। इट नीड्स टू बी चेंज्ड ओवर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। लेकिन साइंस में एक बार जो प्रूव हो गया वो प्रूव हो गया, वो बदला नहीं जा सकता इस तरीके से। और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हैं, ठीक है। तो एज सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, वो इतने एग्जैक्ट नहीं है एज प्योर साइंस है, तो इसलिए इन एग्जैक्ट साइंस हुआ क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट प्योरली साइंस नहीं हो सकता, बट ये इन एग्जैक्ट साइंस है। और क्योंकि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने वाले कौन होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो इसलिए हम इसको सोशल साइंस मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन यानी कि हम कोई पढ़ाई करते हैं कोई चीज़ बनने के लिए। जैसे मान लो मैंने एमबीबीएस, अगर मैं एमबीबीएस करती तो मैं डॉक्टर बनती जाके। अगर मैं एलएलबी एलएलएम करती तो मैं जाके लॉयर बनती। तो मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक प्रोफेशन में एंटर कर पाऊँ, तो वो होती है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन एक काम होता है जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स चाहिए, और इसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब जो भी इंसान कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जैसे कि मान लो कोई भी इंसान आईआईटी में नहीं जा सकता ना। आईआईटी में वही जा सकता है जिसने आईआईटी जेईई क्लियर किया हो, और नीट क्लियर करने के बाद ही आपकी एमबीबीएस गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में एंट्री हो पाती है। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जिसने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया होता है वही प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। तो प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आप किसी प्रोफेशन में चले जाओ, उस प्रोफेशन की एक अलग पढ़ाई होती है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब हर प्रोफेशन की एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जो इंसान उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो ही उस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, मतलब हर प्रोफेशन की एक गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे मान लो अगर आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हो, एलएलबी एलएलएम कर रहे हो, उसकी जो लॉयर की प्रैक्टिसेस होती हैं वो किससे कंसर्न होती हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ओके। और ऐसे ही डॉक्टर्स की भी होती हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि हर प्रोफेशन को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। और सर्विस मोटिव होता है कि प्रोफेशन में आने के बाद आप लोगों की हेल्प करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? ये सारे के सारे फीचर्स प्रोफेशन के इससे मिलते जुलते नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं कह सकते जैसे कि डॉक्टर और लॉयर का होता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मैनेजमेंट आगे जाके एक फुल फ्लैश प्रोफेशन बन जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक टॉप, एक मिडल और एक ऑपरेशनल या फिर लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, वो आपकी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, पॉलिसीज़ और प्लान को, ठीक है। मिडिल लेवल क्या करता है कि जो टॉप लेवल पॉलिसीज़ और प्लान्स बना रहा है, तो मिडिल लेवल ये देखता है कि ये जो प्लान्स है वो हम कैसे मतलब वो उस प्लान को समझते हैं, उस प्लान को फुलफ़िल करने में कितने लोग लगेंगे, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो ये सब चीज़ें देखते हैं मिडिल लेवल वाले, ठीक है। और लो लेवल वाले काम करने पे लग जाते हैं, जो कि मिडिल लेवल वाले देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिडिल लेवल पे कम पावर होती है। यानी कि पावर, अथॉरिटीज़ पावर, तो टॉप लेवल के पास पूरी पावर होती है, मिडिल लेवल के पास कम पावर होती है, और लो लेवल के पास तो बिल्कुल ही पावर नहीं होती। यानी कि पावर और अथॉरिटी जो है वो लेवल वाइज कम होती चली जाती है। अब वहीं अगर मैं इस एरो की बात करूँ तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आप आंसरेबल हो, कि आपने काम किया तो क्यों किया, ठीक है। तो लोअर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है, मिडिल लेवल पे थोड़ी सी कम, और टॉप लेवल पे अल्टरनेटिवली कम होती है, ठीक है। तो ये होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं इसको स्कूल लेवल पे देखूँ तो टॉप लेवल पे कौन आएगा? प्रिंसिपल, है ना। और मिडिल लेवल पे टीचर्स, और लास्ट पे स्टाफ मेंबर्स, इस तरीके से, जैसे गार्ड्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आ गए लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टॉप लेवल पे आते हैं चेयरपर्सन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और देखो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर,
और उनकी टीम, इनका मेन काम क्या होता है? एक्टिविटीज़ को बनाना, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, है ना? और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करना, यानी कि बनाना, ठीक है? मिडिल लेवल पे कौन कौन होते हैं? मिडिल लेवल पे हो गए आपके सुपरिंटेंडेंट्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, प्लांट सुपरिंटेंडेंट्स, ऑपरेशनल मैनेजर और डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब जितने भी मैनेजर्स आपके होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं, ठीक है? इनका मेन काम क्या होता है कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज फ्रेम कर दिया उन पॉलिसीज को समझना और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या साधन लगेंगे, उन रिसोर्स को इकट्ठा कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ डिसाइड करना मिडल लेवल का काम होता है। और लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल में कौन कौन आते हैं? यहाँ पर आपके आते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर। ये लोग क्या करते हैं? उन पॉलिसीज में जो जो काम होता है वो सब काम इनको करना पड़ता है। जो जो मैनेजर्स ने बोला है उस मैनेजर की डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन मैनेजर ने दिखाया, जो रास्ता मैनेजर ने दिखाया, उस रास्ते पे इनको काम करना होता है, ठीक है? और वर्कर्स को जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैनेजमेंट के आगे रखना इनका काम होता है। वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना इनका काम होता है, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं और इन्हीं 5 फंक्शंस के ऊपर हमें हमें आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस होते हैं और इन्हीं 5 फंक्शंस के ऊपर एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर भी है। तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का मतलब कि हम एडवांस में ही सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है, कब करना है, कौन इसको करेगा। ये गैप को ब्रिज करता है कि अभी हम कहाँ पे और हमें पहुँचना कहाँ होता है, ये होता है प्लानिंग, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि हमें कितनी सब यूनिट्स और यूनिट्स लगेंगी काम करने में, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी वैकेंसीज खाली है, कितनी पोस्ट खाली है, किस इंसान को कौन सी अथॉरिटी देनी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? स्टाफिंग मतलब कि हायर करना लोगों को, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना एम्प्लॉयज़ का, वो आता है स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? लोगों को, यानी कि जितने भी लोग हमने हायर किए हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि तुम्हें ये करना है, उनको गाइड करना, ये होता है डायरेक्टिंग में। और कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है कि हम देखें भाले कि जो हम देखें भाले कि जैसा हमने सोचा था कि काम उसी तरीके से चल रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती है कंट्रोलिंग में। अब हमें लास्ट चीज़ पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन। ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट के सिर्फ 5 फंक्शन है, लेकिन ये मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस माने क्या होता है? ये मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है तालमेल, ठीक है? तालमेल बना के रखना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तो हम बचपन से ही जानते हैं, कोऑर्डिनेट करना, दो घुल मिल के रहना, तालमेल करना, ठीक है? हर डिफरेंट लेवल पे या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में या फिर जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, हर जगह आपका तालमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, डिले होगी, डुप्लीकेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी, बहुत हौच पौच हो जाएगा सब, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो। जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या फिर आपका लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशन है, सप्लाई चेन है, इन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये एज अ फंक्शन हम नहीं देख सकते, बट एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट देख सकते हैं, ठीक है? लेट्स कोऑर्डिनेट हैशटैग। ओके, इसके कुछ चीज़ें हैं, फीचर्स कह सकते हो आप कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन की वजह से ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत एनहांस हो जाता है। यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि सब मिलजुल के काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सब इकट्ठे एक तरीके से सबके सब मिलकर अचीव करते हैं, है ना? कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हर जगह ये यूज़ होता है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, ठीक है? परवेजिव फंक्शन है, मतलब कि यूनिवर्सल है, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे ये चीज़ फॉलो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मेंबर की कि वो कोऑर्डिनेट करके चले, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं होगा। और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, ये खुद भी नहीं आएगा, ये हर मैनेजर को लाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं एक के बाद एक, और जितना ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ज़्यादा
सबके सब तालमेल से रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स उतने ही ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होंगे। तो यही था हमारा आज के चैप्टर में एंड आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।